नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासाब ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम सभी एग्जाम को फोकस करते हुए इंडियन ज्योग्राफी अर्थात भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। हम इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला में दोस्तों हिमालय नदी तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां हमने एक एक करके सारे नदी तंत्र, हिमालयन नदी तंत्र को देखा है। हिमालय नदी तंत्र में दोस्तों हमने देखा है कि कौन कौन से इसके पार्ट है, कौन कौन से इसमें कितने प्रकारों में इसको बांटा गया है, उन सभी को हमने डिटेल से जाना है दोस्तों। तो अब मैं चाहता हूं कि आपको एक क्विकली क्लास में हम सारे अपवाह तंत्र के बारे में एक ही क्लास में पढ़ लें, ताकि आप जब रिवाइज करें तो ये वीडियोस देख के भी आप इसको पूरे तरीके से समझा जा सके। तो तैयार हो जाइए, आप पेन कॉपी लेके तसल्ली के साथ बैठ जाइए मेरे साथ में दोस्तों। तो आज हमारा होने वाला है हिमालय नदी तंत्र के एक क्विक रिवीजन के रूप में होने वाला है दोस्तों। इसमें हम समझेंगे कि जो अपवाह होता है दोस्तों वो क्या चीज़ होती है। मैंने पहले भी बताया है आपको, पहले की क्लासेस में भी इस बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की है कि अपवाह क्या होता है। अपवाह एक नदी का ऐसा मार्ग होता है, एक निश्चित मार्ग होता है। जैसे कि ये नदी है, ये नदी ऐसे गमन कर रही है, तो एक नदी का जो होता है दोस्तों, एक नदी का निश्चित मार्ग होता है। क्या होता है दोस्त मेरे? नदी का एक निश्चित मार्ग होता है, ठीक है। तो इसी चीज को हम अपवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवाह बोलते हैं। मतलब एक निश्चित मार्ग में जो नदी गमन कर रही होती है उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसके बीच में उसी को हम अपवाह बोलते हैं। अब अपवाह तंत्र का वर्गीकरण हमने दो भागों में देखा था दोस्तों। एक हमने देखा था क्रमबद्ध, एक हमने देखा था क्रमबद्ध, और एक देखा था आक्रमबद्ध, ठीक है, आक्रमबद्ध। तो दोस्तों उसमें भी हमने क्रमबद्ध में भी दो तरह की नदियों के बारे में देखा था कि एक नदी जो होती है पूर्ववर्ती होती है, एक जो होती है अध्यारोपित नदी होती है। पूर्ववर्ती नदी में ये होता है कि जो अपने पुराने मार्ग का ही गमन करती है, वो जैसे कंकर पत्थर को चीट काट। क्रमबद्ध का मतलब ये होता है कि दोस्तों जो नदी पहले किसी अपने मार्ग पर बहती है और कंकड़ पत्थर आ चुके हैं और वो अपना मार्ग बदल लेती है, और ये अपना मार्ग नहीं बदलती है। इनमें ये ही फर्क होता है कि ये अपना मार्ग बदल देती है, ठीक है, मार्ग बदलती है, और ये अपना मार्ग नहीं बदलती है। बस इन दोनों में यही मेन डिफरेंस होता है। भारत के अपवाह तंत्र में हमने देखा है दोस्तों, भारत के अपवाह तंत्र में हमने दो भागों में इसको पढ़ेंगे। एक हमने पढ़ा है दोस्तों हिमालय नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिया है ना, हिमालय नदी तंत्र के बारे में देखा था। हिमालय नदी तंत्र के साथ साथ हम देखेंगे प्रायद्वीप नदी तंत्र, हमारा अभी नहीं हुआ है, प्रायद्वीप नदी तंत्र के बारे में इसमें देखेंगे। अपवाह प्रतिरूप के प्रकार देखेंगे दोस्तों, अपवाह प्रतिरूप के प्रकार हम देख चुके हैं सारे के सारे। हिमालय नदी तंत्र देखेंगे, उसमें प्रायद्वीप नदी तंत्र देखेंगे, हिमालय नदी तंत्र के अंतर के रूप में जानेंगे दोस्तों। ये हम पिछली क्लास में हम पढ़ रहे हैं सिर्फ हमारा क्विक रिवीजन के रूप में, हम यहाँ पे चीजें इतना डिटेल में नहीं समझेंगे। अब देखो, अपवाह को भी हमने बहुत सारी चीजों में यहाँ पे बांटा था। वो चीज कौन कौन सी है दोस्तों? अपवाह क्या होता है हम समझ चुके हैं कि एक निश्चित मार्ग होता है नदी का जिसमें वो गमन करती है ना। अपवाह तंत्र क्या होता है, अब ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अपवाह तंत्र क्या होता है सर। तो दोस्तों देखिए कि यहां से मान लो एक नदी जाके गुजर रही है, एक निश्चित मार्ग में जा रही है, और इसमें भी कई सारी नदी आके मिलती है दोस्तों, ठीक है। नदी की भी एक सहायक नदी होती है ना, नदी की सहायक नदियां होती है, कई सारी नदियां होती है सहायक उसकी। अब कई बार नदियों की भी सहायक नदी आके मिलती है, ठीक है, ऐसे नदी आके मिलती है। तो इस तरह से हम जब देखते हैं, इस तरह से जब हम देखते हैं कि नदी की जो पूरा इसका कैचमेंट एरिया होता है, यानी कि ये जो पूरा इसका एरिया है जहां से भी इसको ये नदी को जहां पानी मिल रहा है, तो इसको पूरा एक तंत्र के रूप में माना जाता है ना, सिस्टम। अपवाह द्रोणी क्या होती है? तो ये जहां से भी पानी प्राप्त कर रही है और जहां से भी इस नदी को पानी प्राप्त हो रहा है, छोटे मोटे एरिया से जहां से भी इस मुख्य नदी में आके मिल रहा है, ये हमारी क्या है? मुख्य नदी है। मुख्य नदी में जहां से भी पानी आके मिलता है उसको हम क्या बोला जाता है? मतलब मुख्य नदी में आके पानी मिल रहा है, तो मतलब उसका मतलब है कि उसकी नदी द्रोणी कितनी बड़ी है, मतलब पूरा एरिया जो है, ये एरिया हम उसमें काय में मापेंगे, इस एरिया को हम बोलेंगे कैचमेंट एरिया। नदी का जल ग्रहण क्षेत्र मतलब कैचमेंट एरिया। जल विभाजक यानी कि दो नदियों के बीच में अगर एक पर्वत या पठार आ जाता है तो उस क्षेत्र को हम जल विभाजक के रूप में काउंट करते हैं। अपवाह प्रतिरूप कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि वृक्षाकार होता है, आयताकार होता है ना, समांतर क्रम में होता है। ऐसे कई तरह के हमने प्रतिरूप के बारे में इसमें हम देखेंगे। हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम हमारी क्लास में। चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पे देख चुके हैं कि अपोहा तंत्र के जो वर्गीकरण है क्रमबद्ध होता है, एक अक्रमबद्ध होता है। ठीक है, अब क्रमबद्ध में क्या होता है, जो ढाल का अनुसरण करती है और मार्ग बदलती है। क्या करती है दोस्तों, जो क्रमबद्ध क्या होती है, जो ढाल का अनुसरण करती हो और मार्ग बदलती हो। मतलब कि यह नदी, अगर यहाँ से एक नदी मान लो, सपोज करो कि नदी जा रही है और यहाँ पे कोई किसी भी तरह का एक पर्वत या पठार आ जाता है, तो ये नदी अपना मार्ग बदल लेती है, इसको काट फीट कर नहीं जाती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्रमबद्ध नदी सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, क्रमबद्ध नदी बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। यानी कि हम अगर वर्गीकरण करेंगे भारत नदियों का, तो उसमें दो चीजें आएंगी, एक होती है हमारी क्रमबद्ध नदी और एक होती है हमारी अक्रमबद्ध नदी। तो क्रमबद्ध में क्या आता है कि जो ढाल का अनुसरण करती हो और मार्ग बदलती हो। जो ढाल का यानी कि अगर यहां से आ रही है तो इस ढाल का अनुसरण करती है, ऐसा नहीं है कि इस ढाल के विपरीत दिशा में बहेगी। ठीक है, वो ढाल का अनुसरण करती हो, उसको हम क्रमबद्ध नदी में काउंट करेंगे दोस्तों। हम आगे देखते हैं, आगे कौन सा है, आगे देखो कि यहाँ पे क्या होता है कि एक होती है अक्रमबद्ध नदी। अक्रमबद्ध नदी में जो मार्ग नहीं बदलती है, क्या करती है, जो मार्ग नहीं बदलती है और पर्वतों को काट कर निकलती है। क्या करती है, ये पर्वतों को काट के निकलती है। जैसे कि अगर देखा जाए तो ये नदी है, यहाँ से पर्वतों को काट के निकल जाएगी, यानी कि जो मार्ग नहीं बदलती है उस नदी को हम अक्रमबद्ध नदी बोलते हैं दोस्तों। प्रकार कौन से होते हैं, पूर्ववर्ती नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु, है ना, पूर्ववर्ती नदी हैं टोटल, यानी कि देखो अक्रमबद्ध नदी के दो प्रकार हैं। ठीक है, एक होती है पूर्ववर्ती नदी, एक होती है अध्यारोपित नदी। ठीक है, तो पूर्ववर्ती नदी कौन सी होती है, यानी कि वो पुराने ही मार्ग का अनुसरण करने वाली नदियां, मतलब अपने मार्ग को नहीं बदलती है और पुराने मार्ग को ही अनुसरण करती है, वैसी नदियां जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। अध्यारोपित नदी क्या होती है, चंबल और बेतवा जैसी नदियां जो है अध्यारोपित नदी है। जैसे कि अगर मैं सपोज करके बताऊं आपको कि एक जमाने में यहाँ पे, अगर प्राचीन काल में यहाँ पे अगर कोई भी पठार जैसा कोई स्थान रहा होगा, लेकिन वो कंकड़ पत्थर की वजह से ढक जाने की वजह से क्या होता है कि वो कुछ टाइम के बाद वहां से एक नदी का गुजरना होता है। ठीक है, उस नदी का जाना होता है, तो उसको हम बोलते हैं एक अध्यारोपित नदी के रूप में मानते हैं दोस्तों। तो वैसा एग्जाम्पल कौन सा है, तो चंबल और बेतवा जो है वैसी ही नदियां हैं जो कि ये अध्यारोपित नदियों में काउंट की जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब भारत का जो अपोहा तंत्र है वो दो प्रकार से है दोस्तों, एक होता है हिमालय अपोहा तंत्र, एक होता है प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र। अब अपोहा प्रतिरूप के प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक होता है वृक्षाकार प्रतिरूप, उदाहरण गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये इसी के उदाहरण माने जाते हैं। यानी कि वृक्षाकार प्रतिरूप के, वृक्षाकार कैसा होता है कि मैं बता दूं कि एक नदी आ रही है, नदी में कई सारी उसकी सहायक नदी आके मिलती है ऐसे, ठीक है, ऐसे जाके मिलती है, और सहायक नदियों की भी बहुत सारी सहायक नदियां होती है दोस्तों। तो इस तरीके से सहायक नदियां आके मिली इसमें, तो ये किस तरह की आकृति दिखाई दे रही है, वृक्षाकार आकृति दिखाई दे रही है ना। इस आकृति को क्या बोलते हैं, इस आकृति को हम बोलते हैं वृक्षाकार प्रतिरूप। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वृक्षाकार प्रतिरूप बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, वृक्षाकार प्रतिरूप बोला जाता है। इसका उदाहरण कौन कौन सा है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु इसके उदाहरण माने जाते हैं। अपकेंद्रीय अरीय प्रतिरूप कौन से होते हैं, अपकेंद्रीय और अरीय प्रतिरूप होते हैं अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा, सोन, जोहिला नदी। देखो अमरकंटक, ये अपकेंद्रीय प्रतिरूप कैसा इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हुआ, मतलब कि इसका एग्जाम्पल है नर्मदा, सोन, जोहिला। ठीक है, क्या है, जोहिला नदी। तो ये इसको कैसे समझेंगे, इसको मैं समझा देता हूँ कि एक यहाँ पे अमरकंटक का पूरा ये एरिया है, अमरकंटक की पहाड़ी एरिया है। तो यहाँ से क्या होता है कि नदी निकलकर अपनी चारों दिशाओं में फैल जाती है, नदी निकलकर चारों दिशा में, ये अमरकंटक हो गया, नदी का निकलना यहाँ से चारों दिशा में फैलना होता है। तो उस एरिया को, यानी कि एक स्थान से नदियाँ निकल के दूर दूर जाती है, चारों दिशा में फैल जाती है, उसको हम बोलते हैं अपकेंद्रीय, है ना, अपकेंद्रीय प्रतिरूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपकेंद्रीय प्रतिरूप, अपकेंद्रीय प्रतिरूप बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, अपकेंद्रीय प्रतिरूप। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल भी आप देख लेना। नर्मदा नदी है, सोन नदी है, जोहिला है। कौन सी है, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी इसके उदाहरण माने जाते हैं। आगे देखें, चलो आगे है अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। ये कैसा प्रतिरूप होता है सर, तो इसमें अगर मैं बात करूं
अभिकेंद्रीय प्रतिरूप में, तो लद्दाख का जो तिब्बती एरिया है वो इसका उदाहरण माना जाता है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ यहाँ से कि एक यहाँ पे झील है, यहाँ पे एक लेक है, लेक में कई सारी नदियाँ आके एक जगह आके कई सारी नदियाँ आके मिलती है, ठीक है, तो उस एरिया को क्या बोला जाता है? अभिकेंद्रीय। अभी अपकेंद्रीय पढ़ा था तो दोनों में क्या है कि ये अमरकंटक था और अमरकंटक से यहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती थी, वो चारों दिशाओं में बहती थी, ठीक है, वो क्या करती थी? चारों दिशाओं में बहती थी। उसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं अपकेंद्रीय और इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय, ठीक है, इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय और इसको क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बोला जाता है। समांतर प्रतिरूप, ठीक है, क्या होता है? एक समांतर प्रतिरूप, पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर बहने वाली नदियाँ। क्या होता है दोस्तों? ये हमारा जो दक्षिण भारत का, प्रायद्वीप भारत का एरिया है, यहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती है और वो नदियाँ जो होती है दोस्तों वो पूर्वी घाट की ओर बहती है, ठीक है। तो इस तरह का जो प्रतिरूप बनता है वो एक बनता है हमारा समांतर प्रतिरूप बनता है। ये समांतर प्रतिरूप का उदाहरण माना जाता है। इतना क्लियर है आपको? ठीक है, हमने पढ़ा है वृक्षाकार प्रतिरूप, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, अपकेंद्रीय प्रतिरूप और ये हमने देखा समांतर प्रतिरूप, ठीक है। जालीनुमा प्रतिरूप की यहाँ पे कई सारी जालीनुमा, जैसे कि कई सारी जो नदियाँ होती है दोस्तों वो आके मिल जाती है एक साथ, एक जालीदार आकृति बना लेती है, उसको हम जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। आयताकार प्रतिरूप, चंबल, बेतवा, केन, मतलब कि आयताकार कई सारी नदियाँ ऐसे आके मिलती है, ठीक है, एक आयताकार नदी के रूप में मिलती है तो उसको हम बोलते हैं आयताकार प्रतिरूप बोला जाता है। चंबल और बेतवा, केन इस तरह की नदी प्रतिरूप बनाती है मेरे दोस्तों, ठीक है। आगे चलें, यहाँ पे हम सिर्फ क्विक रिवीजन के हिसाब से देख रहे हैं, क्विक रिवीजन के हिसाब से देख रहे हैं, यहाँ पे हम डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं ताकि आप कहीं एग्जाम में रहें तो आप जल्दी से उस चीज़ को क्लिक कर पाएँ। यहाँ पे सिर्फ हम एग्जाम पर्पज से जो क्विक रिवीजन होता है उसके पर्पज से देख रहे हैं कि आप एक ही वीडियो में देख कर काफ़ी सारी चीज़ें को पता कर लें, ठीक है। अब हिमालय नदी तंत्र का सामान्य परिचय देखते हैं। विशेषता क्या होती है? सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। मतलब सामान्य परिचय में देखें कि हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती है उसको हम हिमालय नदी तंत्र में काउंट करते हैं। वो अपने साथ गहरे मतलब कई सारे जो अवसाद लेकर आती है और इन नदियाँ जो होती है दोस्तों, ये नदियाँ अपने साथ अवसाद लेके जाती है, भारी मात्रा में अवसाद लेके आती है, भारी मात्रा में अवसाद लेके आती है, अवसाद। और ये नदियाँ जो होती है दोस्तों, ये नदियाँ जो होती है अपने साथ अवसाद लेके आती है, तो अवसाद जो की वजह से जो होती है यहाँ की मिट्टी जो होती है दोस्तों, मिट्टी जो होती है उपजाऊ होती है। उपजाऊ मिट्टी होगी तो फसल का उत्पादन अधिक होगा, फसल का जो उत्पादन होता है दोस्तों, उत्पादन क्या होगा? उत्पादन अधिक होगा और उत्पादन अधिक होने की वजह से यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो अधिक होगी। जनसंख्या क्या होगी दोस्तों? अधिक होगी। और यहाँ की जो बसावट है दोस्तों, जनसंख्या अधिक होने से यहाँ के 40% लोग यहाँ पे इस वाले एरिया में निवास करते। गंगा नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, सिंधु नदी तंत्र हो गया इसमें, तो ठीक है, ये हमारा सामान्य परिचय हो गया। अब इसमें हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र को, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को, गंगा नदी तंत्र को। सबसे पहले जो आता है दोस्तों हमारा सिंधु नदी तंत्र आता है। देखो ये मैप में हमने बताया हुआ है, पूरा मैप में हमने पूरी नदियों को बारे में बताया गया है। यहाँ पे गंगा नदी तंत्र भी दिख रहा होगा आपको, सिंधु नदी तंत्र भी दिख रहा होगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी दिख रहा होगा। इन सभी नदी तंत्रों को हम देख लेते हैं एक बार यहाँ से विस्तार से। जैसे कि यहाँ से निकलती है हमारी ये सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र यहाँ से निकलकर ये पाकिस्तान में शामिल होकर अरबियन सी में गिर जाती है दोस्तों, ठीक है। इसकी कई सारी जो सहायक नदियाँ हैं, इधर से श्योक है, इससे गिलगित है, यहाँ से इसमें हमारी देखा जाए तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज नदी इधर से निकलती है। और हम देखते हैं कि यहाँ से निकलने वाली, यानी कि इसके ये राइट हैंड से मिलने वाली नदी है, ये लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियाँ है, ठीक है। ये राइट हैंड से मिलने वाली नदियाँ इधर से मिलती है राइट हैंड से, और ये लेफ्ट हैंड से, ठीक है, इतना ध्यान रखना आप। वही गंगा नदी तंत्र को देखा जाए तो यहाँ से हमारी जो नदी निकलती है दोस्तों, गंगोत्री से निकलती है, ये गंगा नदी है ना, ये गंगा नदी है, ये यहाँ के पश्चिम बंगाल में होते हुए यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये हमारी जो नदी है दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। इसमें एक एक करके हम सारी नदियों को देखेंगे। तो इनकी कई सारी सहायक नदियाँ भी हैं, हम इसको थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। जैसे कि अगर सिंधु नदी को देखें तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। क्या बोल रहे हैं कि यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल जो है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल जो है 3,21,290 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर के लगभग है, परंतु भारत में इसकी जो केवल लंबाई है दोस्तों वो 1,1400 किलोमीटर है,
1,114 किलोमीटर, सॉरी। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है, मतलब सबसे पश्चिम नदी के रूप में जानी जाती है। इस प्रणाली के अंतर्गत भारत में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां जो है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज है। कौन कौन सी है? सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी, व्यास, सतलज। ये इसकी जो है सहायक नदियों के रूप में जानी जाती है, जो कि भारत की तरफ से इसमें मिलती है। दोस्तों आगे देखते हैं, आगे कौन सा है? सिंधु नदी। यहाँ पे ये थोड़ा सा एरर टाइप हो गया है, ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे सिंधु नदी, यह नदी हिमालय पर्वत की लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में कैलाश चोटी के पृष्ठ से 5000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। नागा पर्वत के समीप गहरा मोड़ बनाती हुई सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पे प्रवेश कर जाती है? नागा पर्वत के पास से पाकिस्तान में। सिंधु नदी का भारत में कुल जल प्रवाह जो है, जो क्षेत्र है दोस्तों, 1,17,844 वर्ग किलोमीटर है। और सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिगार, गिलगित, सिंह, जास्कर आदि सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये दोस्तों इसके जो होती है राइट हैंड से मिलने वाली है और कुछ लेफ्ट हैंड साइड से मिलने वाली नदियां हैं। मतलब एक कुछ नदियां जो है इसमें, अब ये एक अंतर्राष्ट्रीय अपवाह तंत्र के रूप में भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अपवाह तंत्र क्या होता है? जो कि एक से ज्यादा कंट्रीज में फैला होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको अंतर्राष्ट्रीय अपवाह तंत्र बोलते हैं। सिंधु नदी के शुष्क प्रदेश में प्रवाहित होती है, अंततः अरब सागर। जब ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो ये शुष्क प्रदेश है, मतलब वहाँ पे एक डेजर्ट एरिया है, उसमें प्रवेश करती है। उसके बाद में ये अरेबियन सी में ये समा जाती है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं सिंधु नदी की, यहाँ पे कुछ सहायक नदियों के रूप में देखते हैं हम, उनको देखते हैं क्या कौन कौन सी है। सिंधु नदी जो है उसकी सहायक नदी है झेलम, उसका प्राचीन नाम तीस्ता है। यह नदी जम्मू कश्मीर में शेषनाग या बेरीनाग से निकलती है, मतलब एक ही बात है, शेषनाग या बेरीनाग, ठीक है। कहाँ से निकलती है? तो जितने भी आप, एक चीज यहाँ पे फोकस करना कि जितने भी आपके जम्मू कश्मीर में नाग है वो सब जम्मू कश्मीर में ही मिलेंगे। तो ये झेलम नदी कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर के बेरीनाग से निकलती है या शेषनाग से निकलती है। झेलम नदी वुलर झील से होती हुई बारामूला से आगे निकलकर बांसमंगल नामक गहरी घाटी बनाती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और चिनाब में मिल जाती है, ठीक है। मतलब कि एक तो हमारी जा रही है सिंधु नदी, सिंधु के नीचे से एक झेलम जाती है, झेलम के आगे यहाँ से निकलती है एक चिनाब, जो चिनाब की सहायक नदी के रूप में झेलम मिल जाती है, ठीक है। झेलम नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 400 किलोमीटर, मतलब कि जो टोटल लंबाई के रूप में अगर हम बात करें तो 725 है, लेकिन भारत में प्रवाहित होने में इसका जो एरिया है वो 400 किलोमीटर के लगभग है। भारत में इस नदी की जो कुल जलग्रहण क्षेत्र है 28,490 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ नदी सिंधु की सहायक नदियों में सबसे छोटी है, परंतु जम्मू कश्मीर में यहाँ एक महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। इस टॉपिक को ज़्यादा जल्दी कर लेंगे हम, क्योंकि इसमें रिवाइज कर रहे हैं। चिनाब भी इसकी एक सहायक नदी है दोस्तों, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, चंद्र और भागा। यहाँ दोनों नदियां चिनाब के ऊपरी भाग पर आकर मिलती है। चंद्र और भागा मतलब कि जहाँ चंद्र और भागा आकर के मिलती है वहां से हम चिनाब नदी को बोला जाता है कि वहां से चिनाब नदी है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी है? चंद्रभागा नदियां लाहुल में बड़ा लापचा दर्रे के समीप से निकलती है और हादी के समीप एक दूसरे से मिल जाती है, ठीक है। भारत में चिनाब नदी जो है की कुल लंबाई 1,180 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है 26,725 वर्ग किलोमीटर के लगभग है दोस्तों, ठीक है। तो ये चिनाब की होगी। चिनाब का जो नाम है दोस्तों वो अस्कीन है या चंद्रभागा है, दोनों नाम से इसको जाना जाता है, इसके जो प्राचीन नाम है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे रावी या पुरुषणी या इरावती भी बोला जाता है। रावी या पुरुषणी आप बोल सकते हैं, प्राचीन नाम इसका पुरुषणी है। यह पंजाब की सबसे छोटी नदी है। अब ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो रावी है, जो पंजाब की सबसे छोटी नदी है, इसे लाहौर की नदी के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। पीर पांजाल तथा धौलाधर श्रेणी के बीच में हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ी का रोहतांग दर्रा रावी नदी का उद्गम स्थल है। कहाँ से उद्गम होता है इसका? रोहतांग दर्रे से होता है दोस्तों। कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे से। यह नदी मुल्तान के समीप झेलम व चिनाब की सम्मिलित धारा के साथ मिल जाती है।
भारत में रावी नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है और इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र जो है दोस्तों वो 5,957 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 5,700। मतलब छोटी नदी है, एक छोटी नदी के रूप में जानी जाती है, ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है। और बोल रहे हैं कि चिनाब, झेलम और चिनाब की सम्मिलित धारा के रूप में, जैसे कि यहाँ से अपन बात कर रहे थे सिंधु नदी, उसके बाद झेलम किसकी सहायक नदी है? चिनाब की। और जहाँ झेलम और चिनाब मिलती है वहीं जाके कौन सी मिल जाती है? रावी में मिल जाती है। ठीक है, ऐसे आप जब हम इस चीज़ को इस तरीके से पढ़ेंगे तब हमें थोड़ी जानकारी अच्छे से होगी। व्यास नदी, व्यास जो विपाशा भी बोला जाता है, विपाशा बसु नहीं, विपाशा। इस नदी का जो उद्गम स्थल है कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड है और यह नदी कपूरथला के निकट सतलज नदी में मिल जाती है। व्यास नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है 25,900 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, मतलब इस नदी का विपाशा बोला जाता है और कुल्लू पहाड़ी के वहीं से, जहाँ से रावी का होता है वहीं से व्यास का होता है, रोहतांग दर्रे से होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है सतलज नदी। सतलज नदी के बारे में देखते हैं कि तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के राकसताल झील से इस नदी का उद्गम स्थल होता है और इस नदी का तिब्बत में लाकचेन खबात के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। स्पीति नदी सतलज की प्रमुख सहायक नदी है। स्पीति जो नदी है वो सतलज की सर्वप्रमुख सहायक नदियों में से एक है। सतलज नदी पर प्रसिद्ध भाखड़ नागल बांध बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, इस नदी का ध्यान रखना कि इस नदी पे ये पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों कि कौन सी नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है, तो वो सतलज नदी पर बना हुआ है दोस्तों। कहाँ बना है? सतलज पर बना है। व्यास नदी कपूरथला के दक्षिण पश्चिम किनारे पर सतलज से मिलती है और ये दोनों नदियाँ सम्मिलित होकर पठानकोट के समीप सॉरी दोस्तों पठानकोट के समीप सिंधु नदी में मिल जाती है। भारत में सतलज नदी की कुल लंबाई लगभग 1,050 किलोमीटर है और इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र जो है दोस्तों वो भारत में 2487 है। मतलब कि ये जो इसकी लंबाई है वो कम है और जल ग्रहण क्षेत्र भी कम है। ठीक है, आगे देखते हैं। सरस्वती नदी अभी जो है हाल फिलहाल में हम देखा जाए तो घग्गर का ही स्वरूप मानी जाती है, लेकिन ये अभी जो है विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, अंबाला जिले के मतलब ये बोला जाता है कि प्राचीन भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है इसको। तो अंबाला जिले के समीप सीमा पर सिरमौर की शिवालिक श्रेणी से सरस्वती नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है, और यह 175 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होने के बाद पटियाला में रासुला के समीप घग्गर नदी में सरस्वती मिल जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जितनी ज़्यादा पवित्र नदी होगी, जैसे क्षिप्रा नदी है, जितनी ज़्यादा पवित्र नदियाँ होगी, वैसे गंगा भी पवित्र नदी है, लेकिन ये बहुत कम दूरी तय करती है, जैसे कि 175 किलोमीटर ही है। वैसे अगर देखा जाए क्षिप्रा की भी 195 के लगभग ऐसे ही कुछ है। घग्गर से मिलने के बाद सरस्वती हाकरा रहता तो सुतार के नाम से जानी जाती है। मतलब अगर आप देखा जाए तो अभी जो वर्तमान स्वरूप में घग्गर नदी है तो घग्गर का ही स्वरूप सरस्वती को माना जा सकता है। वैदिक साहित्य में सरस्वती नदी का उल्लेख भारत की पवित्रतम नदियों में से हुआ है, मतलब कि भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। यहाँ तक कि इसे गंगा और सिंधु से भी ज़्यादा महत्व बताया गया। तो वो सोचने वाली बात है कि सरस्वती आज भले विलुप्त हो चुकी है, लेकिन वो अपनी एक छाप ऐसे छोड़ के गई है कि वो आज भी सबसे पवित्र नदियों में काउंट की जाती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु नदी का जो जल समझौता है वो कौन सा है? ठीक है, सिंधु नदी जल समझौता पानी के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि। इस संधि में विश्व बैंक एक मीडिएटर के रूप में आया था, इसने समझौता करवाया था। और ये जो समझौता हुआ था दोस्तों, ये 9 सितंबर 1960 को हुआ था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे इसमें, उस टाइम के तत्कालीन हमारे पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। दोनों ने आपस में मिलकर समझौता किया था। क्या किया था कि जो पूर्वी तरफ से मिलने वाली नदियाँ, पूर्वी नदियाँ रावी, व्यास, सतलज का नियंत्रण, यहाँ पे एक सतलज नदी वो लिख लेना, सतलज, रावी, व्यास, सतलज का जो नियंत्रण होगा वो किसके पास होगा? भारत के पास होगा। और जो 3 पश्चिमी नदियाँ सिंधु, चेनाब और झेलम, येलम नहीं झेलम, इनका नियंत्रण पाकिस्तान के पास होगा। और सिंध के प्रावधान के अनुसार सिंधु नदी कुल पानी केवल 20% का उपयोग ही भारत द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। कितना पानी? 80% पानी जो पाकिस्तान यूज़ करेगा और बाकी का 20% जो है वो भारत इस्तेमाल करेगा। ठीक है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में थोड़ी सिंधु नदी के बारे में ही जो हमारा रिविजन हो पाया है। आगे वाली क्लास में हम देखेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखेंगे दोस्तों, और उसके जो हम अंतर को भी समझेंगे कि हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीप नदी तंत्र में क्या अंतर होता है।
कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो नदियों के पास बसे हुए हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।